What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 3 of our GNG series और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट है। आखिरी यूनिट बचा है हमारे पास, यूनिट 4। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर चीजें आगे लेके चलेंगे। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हुए अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को कर दो लाइक और आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। पूरे ही चैप्टर में सबसे इजी यूनिट, सबसे छोटी सी यूनिट, सबसे जल्दी होने वाली यूनिट। यूनिट का नाम है फिस्कल पॉलिसी। अब सर फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि भाई ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। देखो अगर बहुत महंगाई है तो वो भी गलत है, बहुत प्राइसेस कम है तो वो भी गलत है। में एक प्रॉपर वे में, न्यूट्रलाइज्ड वे में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या प्राइसेस बहुत ज्यादा घट रहे हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए कैसे गवर्नमेंट चीजें करती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। कैसे आरबीआई करता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई की पॉलिसीज को हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिस्कल पॉलिसी में हम सरकार की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस। अब बच्चों यहां पे बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 मेन चीजें हैं जो फिस्कल पॉलिसी में पढ़नी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला टैक्स। भाई गवर्नमेंट के हाथ में सबसे पहले तो टैक्स है ना, कहीं टैक्स लगाना है कहीं टैक्स कम करना है। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कब पैसा खर्च करे सरकार, कब पैसा खर्च ना करे सरकार। तीसरा बोरोइंग्स, कब सरकार बोरो करे कब सरकार बोरो ना करे। सर बोरो किससे? जनता से। देखो अगर जनता से बोरो करेंगे तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, उसको वापस कर देंगे तो पैसा जाएगा, है ना। तो 3 मेन चीजें हैं बेटा, हमें मेनली इन 3 चीजों को पढ़ना है कि कैसे ये 3 एलिमेंट्स के थ्रू सरकार इंपैक्ट करती है किस चीज को? एग्रीगेट डिमांड को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। इसका नेचर क्या होता है बच्चों फिस्कल पॉलिसी का? डिमांड साइड पॉलिसी। डिमांड साइड का क्या मतलब है बेटा? कि फिस्कल पॉलिसी से सरकार डिमांड को ज्यादा इंफ्लुएंस कर पाती है। होती तो सप्लाई भी है बट वो लॉन्ग टर्म में होती है। तो अभी फिलहाल हम क्या कह के चलेंगे इसको कि फिस्कल पॉलिसी एक डिमांड साइड पॉलिसी है। एन इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डज नॉट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अगर कोई इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? जहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड है, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, वो सब खुश हैं। भाई जब सब खुश हैं तो फिर हमें जरूरत ही कहां है सरकार की? गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनका कहना तो हमेशा से ये रहा है कि मार्केट जो है या इकोनॉमी जो है वो मार्केट फोर्सेस से चलनी चाहिए, उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ता है, कभी कभी मार्केट फेलियर आ जाता है, समझे। तो यहां पे हमें फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है कि क्या क्या सरकार कैसे कैसे करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे सर फिस्कल पॉलिसी के? ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई इसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? ये जो 3 चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, ये क्यों इन्फ्लुएंस करेंगे या कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, सरकार क्या सोच के पॉलिसी बनाती है। सबसे पहला फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ? कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिले। तो वो काम कब मिलेगा भाई? जब इकोनॉमी में उतनी ओवरऑल डिमांड होगी, तभी तो प्रोडक्शन के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो डिमांड को एक प्रॉपर एक तरीके से बोलो कि डिमांड को एक कवरेज के अंदर रखना कि इतनी डिमांड होगी तो इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइस अगर ज्यादा होंगे इन्फ्लेशन वो गड़बड़ है, बहुत नीचे जा रहा है डिफ्लेशन वो भी गड़बड़ है। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, आउटपुट बढ़ना चाहिए, इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो सरकार अपनी पॉलिसी से कैसे जीडीपी को बढ़ा सकती है वो चीज। चौथा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चों? रिच और पुअर के बीच का गैप कम होना चाहिए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होना चाहिए, अमीर गरीब के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार अपने प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से करने की कोशिश करती है कि अमीर पे टैक्स लगाओ, गरीब को सब्सिडी दो। अब हमारे पास बच्चों यहां से एमसीक्यू बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है कि डेवलप्ड नेशंस के लिए और डेवलपिंग नेशंस के लिए
क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इन चारों में से? अब तुम खुद सोचो भाई, जो डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ना, ऑलरेडी डेवलप्ड है वो, है ना, तो ये चीज उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, वो डेवलप्ड है, ऑलरेडी वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ है भाई। तो इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? इनकी प्रायोरिटी होती है एक तो स्टेबिलिटी रहे और दूसरा इक्वालिटी रहे। वहीं पे अगर हम बात करें डेवलपिंग की, तो डेवलपिंग की तो मेन प्रायोरिटी ग्रोथ है भाई। हम डेवलपिंग है तो हमारे लिए प्रायोरिटी ग्रोथ है, हमारे लिए प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि डेवलपिंग के लिए क्या प्रायोरिटी है और डेवलप्ड के लिए क्या प्रायोरिटी है। ओके, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। परफेक्ट सर। अब आ रहा है फिस्कल पॉलिसी काम कैसे करता है, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी इंपैक्ट करता है। आओ जरा तुम्हें एक चीज बताऊं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है गवर्नमेंट यूज टैक्सेस एंड स्पेंडिंग टू कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सरकार टैक्सेस को और अपने खर्चे को यूज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। सर कैसे करता है सरकार, किस तरीके से करता है? तो देखो एक बात समझो, जो जीडीपी है वो हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा थोड़ी सी चीज बताऊं तो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है, जो जीडीपी है, वो किस पे बेस्ड होता है? जो प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, वो अल्टीमेटली डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंगली होता है। यानी कि हम ये बोलते हैं कि जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, यानी सारे सेक्टर्स की जो डिमांड है वही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जितना लोग अल्टीमेटली खर्चा कर रहे हैं, जितनी डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी होता है ना। तो जो प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी के मुकाबले का होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वही हम जीडीपी में लिखते हैं, है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? जो चारों सेक्टर्स की डिमांड है, चारों सेक्टर की डिमांड कौन कौन सी हुई? सी जो हाउस होल्ड्स की डिमांड होती है, आई जो फर्म्स की डिमांड होती है, जी जो गवर्नमेंट डिमांड करता है, और नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम फॉरेन सेक्टर जो डिमांड कर रहा होता है। तो हमारी इकोनॉमी में बेसिकली बेटा 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड यानी कि हम लोग, फर्म्स जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम चारों की डिमांड को जोड़ते हैं ना बच्चों, चारों की डिमांड को जब हम जोड़ते हैं तो वहां से जीडीपी बनता है या फिर एग्रीगेट डिमांड बनता है। इसका पूरा यूनिट है चैप्टर नंबर 5 में, उसको हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। वैसे आपने एडीएएस क्लास 12th में पढ़ा होता है। तो वही चीज है, 4 एलिमेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब सरकार की जो डिमांड है ना, ये यहां से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है कि हम अल्टीमेटली सरकार जो डिमांड कर रही है वो सरकार खर्चा करने वाली है ना, राइट। तो जो गवर्नमेंट का खर्चा होगा उससे ओवरऑल एडी पे, इकोनॉमी की ओवरऑल डिमांड पे फर्क पड़ता है, राइट। अब देखो अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा पहुंच रहा है, भाई सरकार ने कोई डैम बनाया, ब्रिज बनाया, तो उसके लिए मटेरियल खरीदना है, समाज से ही तो आएगा, या लोगों को सैलरी दी, पैसा अल्टीमेटली समाज में पहुंचा, हाउस होल्ड तक पहुंचा, वो लोग फिर अपनी डिमांड करेंगे, तो इस पे भी इंपैक्ट आ गया। सिमिलरली गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है तो फर्म्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फर्म्स की भी डिमांड बढ़ने लगती है। और जब देश में सब कुछ बन ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो फॉरेन भी डिमांड आने लगती है। तो देखो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ओवरऑल डिमांड किस तरीके से इंफ्लुएंस हो रही है ना। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं तो ऐसे मेजर करते हैं, जहां पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। अब सरकार कैसे इंपैक्ट करती है यहाँ पे जीडीपी को? एक तो डायरेक्टली कैसे? अपनी स्पेंडिंग कम ज्यादा करके। दूसरा इनडायरेक्टली कैसे? इन्फ्लुएंस करके। किस किस को? बाकी 3 डिमांड्स को, यानी सी को, आई को और नेट एक्सपोर्ट्स को। कैसे? अपने टैक्सेस से, सब्सिडीज से, ट्रांसफर से। सिंपल सी बात है ना सर। टैक्सेस के थ्रू कैसे करेगी? भाई एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों की डिमांड बढ़े, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करेगी? उस केस में टैक्सेस को कम कर देगी, सब्सिडीज दे देगी, तो लोगों को फायदा दिखने लगेगा, तो लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, तो सी भी बढ़ने लगेगा, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेगा। सिमिलरली अगर उन्हें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो गवर्नमेंट ऐसे टैक्सेस बनाएगी कि भैया एक्सपोर्ट पे बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स, तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा।
तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इन सारी चीजों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, डायरेक्टली तो कर ही सकती है अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, ये यहां पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद कितने प्रकार की फिस्कल पॉलिसी होती है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है ना बेटा, उसके अंदर हमें 3 मेन चीजें पढ़नी है। बताओ कौन कौन सी 3 मेन चीजें हैं? सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, 3 मेन चीजें हैं। अब सरकार 2 प्रकार की पॉलिसी लेके आती है बेटा, कौन कौन सी 2 प्रकार की? एक तो है एक्सपेंशनरी, दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी, राइट। एक्सपेंशनरी का क्या मतलब होता है? एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है यानी चीजों को बढ़ाना है। चीजों को बढ़ा क्यों रहे हैं? इसका मतलब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा होगा। इकोनॉमी में क्या चल रहा होगा बच्चों? रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली डिमांड बहुत कम है, डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं है इसका मतलब प्राइजेस वगैरह बहुत कम है, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो प्राइजेस वगैरह बहुत कम है, तो यानी रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी बहुत डाउन है। तो सरकार इसको बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज लेके आती है उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी, ठीक है। वहीं पे अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन कब होता है? बूम के केस में, कि इकोनॉमी बूम पे है। बूम का मतलब है कि एडी बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा हो रही होती है, बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, राइट। मैंने बोला ना कि ये मेनली डिमांड ओरिएंटेड पॉलिसीज है फिस्कल। देखो सब जगह डिमांड की बात होगी, ठीक है। शॉर्ट रन में तो डिमांड ही एक्टिव होती है, सप्लाई तो हम एकदम से चेंज भी नहीं कर सकते, सप्लाई में टाइम लगता है बच्चों चेंज होने में, एकदम से प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो इस केस में सरकार की पॉलिसी आती है कॉन्ट्रैक्शनरी, कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको कम करो, राइट। अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का मतलब है कि लोगों तक पैसा पहुंचेगा, लोगों को टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा कि लोगों तक पहुंचे पैसा, तो ही तो डिमांड बढ़ेगी ना ओवरऑल, राइट। तो सरकार क्या क्या कर सकती है इसके अंदर? देखो बोल रहा है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन और लो इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या करे गवर्नमेंट? टैक्स को कम करे। भाई अगर टैक्स को कम करेंगे तो लोगों को चीजें सस्ती पड़ेंगी, सस्ती पड़ेंगी तो अपने आप डिमांड बढ़ने लगेगी, एडी बढ़ेगा, राइट। तो पीपल एंड बिजनेसेस हैव मोर मनी टू स्पेंड, इंक्रीजिंग डिमांड। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने का मतलब है कि सरकार ज्यादा खर्चा करे। सरकार ज्यादा खर्चा करेगी बच्चों अगर, तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा, लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो अपने आप लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी में, राइट। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चीजें करके चले, टैक्स कम करके चले, स्पेंडिंग बढ़ा के चले, तो इससे क्या होगा? अपने आप एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी में। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? इट मे लीड टू बजट डेफिसिट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब तुम सोचो ना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और रेवेन्यू कम कर रही है, देखो ना, टैक्सेस कम कर दिए, रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गए सरकार के, तो इससे क्या होगा? कौन सा बजट बनेगा? डेफिसिट बजट बनेगा। यही तो डेफिसिट बजट होता है कि सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है। तो डेवलपिंग नेशंस में तो यही होता है कि गवर्नमेंट खर्चा करे, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, एज स्पेंडिंग राइजेस एंड टैक्स फॉल्स। इधर इसका उल्टा है। उल्टा कब है? जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा प्राइसेस है, इसको सिकोड़ना है, कम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करें इस केस में? इस केस में गवर्नमेंट का खर्चा कम करो। खर्चा कम करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा कम आएगा, ओवरऑल पैसा कम आएगा तो डिमांड अपने आप कम होती चली जाएगी, राइट। उसके बाद टैक्सेस बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है बच्चों? वो इनकम जो आपके पास बचती है आफ्टर पेइंग टैक्सेस, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सरकार क्या करके चले? स्पेंडिंग कम करे, टैक्सेस बढ़ाए। अब इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो कौन सा बजट बनता है यहाँ पे? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट बनता है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से जरूर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सपेंशनरी में कौन सा बजट बनता है, कॉन्ट्रैक्शनरी में कौन सा बजट बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। परफेक्ट, बढ़िया सर, मस्त मस्त हो गया। अब फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट टैक्सेस हैं, एक्सपेंडिचर है, बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट बजट है। बजट का तो खास रोल नहीं है, मेन तो 3 ही है, मेन तो 2 ही है, एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। बोरोइंग्स भी ठीक है, आपको पढ़ाया जा रहा है बस कि टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग्स
और गवर्नमेंट बजट। स्क्रीनशॉट ले लो बस, इसमें कुछ नहीं है खास। ठीक है सर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है बेटा? सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी देनी है एम्प्लॉइज की, पेंशन देनी है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है, ऑफिसेज का डे टू डे खर्चे करने हैं, ये सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है गवर्नमेंट का? जहां सरकार को एसेट्स खरीदने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनानी है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब तुम ये समझना कि अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी एडी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो उस केस में गवर्नमेंट खर्चा कम करती है, अपना रिड्यूस करती है। वहीं पे अगर ये सब कम है, इकोनॉमी डाउन पे चल रही है, तो वहां खर्चा ज्यादा करती है ताकि पैसा इकोनॉमी तक पहुंचे। तो देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लेज अ की रोल इन फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चों के लिए होगा, सैलरी, मेंटेनेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगा, और ट्रांसफर पेमेंट्स जो सरकार बिना किसी रिटर्न के पे कर देती है, जैसे पेंशन, सब्सिडीज, ये सब गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। फैक्टर पेमेंट तो वो है ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, काम के बदले पैसा। ट्रांसफर जो बिना किसी काम के भी गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, वो सब ट्रांसफर पेमेंट्स है। सही है बच्चों? अब बताओ, अगर रिसेशन है, रिसेशन का क्या मतलब होता है? रिसेशन का मतलब इकोनॉमी डाउन है। इकोनॉमी अगर डाउन है तो इसका मतलब प्राइजेस सारे डाउन है, तो हमें खर्चा बढ़ाना चाहिए ना, लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहिए। तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स, रोड्स पे, पोर्ट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। इससे क्या होगा? पैसा पहुंचेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? राइट। देखो बोल रहा है मोर स्पेंडिंग लीड्स टू हायर डिमांड स्पेशली व्हेन देयर इज आइडियल कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रीज। तो अगर रिसेशन है तो रिसेशन में ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एडी बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है। कम करने के लिए सरकार खर्चा अपना रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। तो देखो बोल रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करो, उससे इनकम कम होगा, डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट। अब एक बात बताओ, सरकार को ये जो स्पेंडिंग बढ़ानी है, ये पैसा आएगा कहां से? अभी हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट अपना यहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, रेवेन्यू कम करेगा। अब बताओ, रेवेन्यू कम हो रहा है, खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो ये खर्चा कहां से करें? पेड़ पे थोड़ी लगाए पैसा, कमा रहे नहीं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो कहां से? बोरोइंग से। लोन लेती है सरकार और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो बोल रहा है रेजिंग टैक्सेस इज काउंटर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग रिसेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ाओ। भाई क्या फायदा होगा? टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? अल्टीमेटली फिर से इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, अपने आप डिमांड फिर कम हो जाएगी। भाई डिमांड बढ़ाना चाहते हैं हम, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते इस केस में। बेटर ऑप्शंस क्या है? बोरोइंग्स। या तो बोरोइंग्स करो, डेफिसिट बजट बनाओ। डेफिसिट बजट का मतलब खर्चा ज्यादा करो। और तीसरा मोनेटाइज। मोनेटाइज का मतलब नए नोट छापो। जैसे डीमोनेटाइजेशन होता है ना, नोटों का बंद करना, लेकिन मोनेटाइजेशन होता है नोट छापना। बट नोट छापना एक इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें, अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो बोरोइंग्स ही एक ओनली ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता है। ठीक है। हाउएवर बोरोइंग्स में रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है? देखो जरा, क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट भी समझ लो, फिर आगे आएगा। बोल रहा है बोरोइंग से ना कई बार प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी प्रॉब्लम होती है। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। सर ऐसा क्यों? देखो एक बात बताओ, गवर्नमेंट अगर लोन लेगा, इसका मतलब लोन की डिमांड बढ़ रही है। लोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब हमने ये सुना था, ये सीखा था कि भैया अगर हम लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट इंटरनली लेता है ज्यादातर लोन, देश के अंदर से, देश के बाहर से नहीं लेता, क्योंकि वहां पे करेंसी फ्लक्चुएशन का डर होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी इंटरनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब लोन ले लिया किससे भैया? बैंक से। अब जब बैंक से लोन ले लिया तो बैंक्स की भी तो एक कैपेसिटी है ना। अब बैंक्स के पास भी पैसा कम हो गया, तो अल्टीमेटली वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बढ़ाएंगे कि भैया हमारे पास तो लिमिटेड पैसा बचा है,
तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, मुझे लगा यार बढ़िया चल रहा है, सरकार भी खर्चा कर रही है इकोनॉमी में, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने भी लोन के लिए अप्लाई करा। जब मैंने लोन के लिए अप्लाई करा तो मुझे दिखा यार इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई चल रहे हैं, तो मैं तो नहीं ले सकता ये लोन इस रेट पे, तो मुझे साइड लाइन कर दिया गया, मतलब मैं इनडायरेक्टली बाहर हो गया, मेरे लिए लोन इनडायरेक्टली महंगे हो गए। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। इसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट। इसका मतलब जो बोरोइंग्स है, इट मे रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की एक्सेसिव बोरोइंग्स की वजह से ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हैवी या हाई हो चुके होते हैं। समझे? लो स्क्रीनशॉट। डन सर, क्या बात है सर। अब टैक्सेस की बात करो सर। अगर हम टैक्स की बात करें बेटा, तो टैक्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार का, है ना। अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी में, तो टैक्स पॉलिसी जो है हमें मदद करती है लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को इन्फ्लुएंस करने में। भाई एक बात बताओ, 100 रुपये मेरी इनकम है, अगर 30% टैक्स है तो मेरे हाथ में 70 आएंगे, मेरे हाथ में 70 आएंगे ना, मेरी डिस्पोजेबल इनकम 70 है। अब मैं 70 की डिमांड करूंगा, सरकार इसको कम करना चाहती है। कब कम करना चाहती है? इन्फ्लेशन के केस में। इन्फ्लेशन के केस में, क्योंकि महंगाई है, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, इसको कम करना है, तो गवर्नमेंट इस टैक्स को बढ़ा देती है, इसे 30 से 40 कर देती है। तो यहाँ 70 से 60 हो गया, देखो मेरी इनकम 10 रुपए कम हो गई, तो परचेजिंग पावर भी 10 रुपए कम हो गई या नहीं हो गई? तो टैक्सेस की मदद से इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार टैक्स ज्यादा लगाती है। समझे? वहीं पे अगर हम बात करें कि डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन क्यों है? क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, इस केस में डिमांड बढ़ानी है, लोगों तक पैसा ज्यादा जाना चाहिए, तो इसको 20 कर दो, रिड्यूस कर दो, ये अपने आप 80 हो जाएगा। ज्यादा पैसा पहुंचेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, तो डिमांड बढ़ेगी, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो देखो क्या बोल रहा है, टैक्स पॉलिसीज आर एडजस्टेड टू इन्फ्लुएंस प्राइवेट स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। राइट। आगे बोल रहा है टैक्स जो है हमारी डिस्पोजेबल इनकम को इंपैक्ट करते हैं, जिससे हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को ठीक कर सकते हैं। राइट। अब आप सोचो कि रिसेशन में क्या होगा। रिसेशन में लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, प्राइजेस कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, पैसा पहुंचाना है, ज्यादा पैसा होना चाहिए, तो टैक्सेस को कम करो या सब्सिडीज दो। तो यहां पे क्या होगा, लोअर इनकम टैक्सेस, टैक्सेस को कम करेंगे, लोगों की ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा कंजम्पशन होगा। लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस, टैक्सेस कंपनीज के लिए भी कम करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उससे ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और रिसेशन कम होगा। समझे? हाँ सर, ये तो पढ़ा है सर। हाँ बिल्कुल पढ़ा है बेटा तुमने, और कॉमन सेंस, आसान चीज है ना। उसके बाद आता है सरकार अगर बोरो करने लगे, तो सर बोरो कैसे करती है? अब मुझे बताओ जरा। 2 प्रकार का कर्जा है, इंटरनल देश के अंदर से, एक्सटर्नल देश के बाहर से, है ना। अब गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बोरोइंग्स के? भाई एक तो मार्केट लोन्स हो गए, यानी बाजार में से सीधा लोन ले सकती है सरकार, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। जो मार्केट लोन्स हैं उसमें ट्रेजरी बिल हमारे शॉर्ट टर्म के लिए चल जाते हैं और बॉन्ड्स वगैरह हमारे लॉन्ग टर्म के लिए चल जाते हैं। सही है या नहीं है? ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म, अल्टीमेटली डेट मार्केट में सब चलता है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास स्मॉल सेविंग्स होती हैं, वो छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स, जैसे वो पीएफ में लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, स्मॉल सेविंग्स है, इस तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। तो बेसिकली पब्लिक सेविंग्स जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ये सब लोगों का छोटा छोटा पैसा होता है बच्चों, जो सरकार के पास पड़ा होता है एज अ लाइबिलिटी, जो वापस देना है ना। तो होता क्या है बेसिकली, देखो बोल रहा है अगर इन्फ्लेशन है, यानी बहुत ज्यादा महंगाई है, प्राइस ज्यादा है, एडी ज्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट में पैसा भी ज्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो लोगों से पैसा ले लो, सिक्योरिटीज इशू कर दो, बॉन्ड्स इशू कर दो, ट्रेजरी बिल इशू कर दो। जब हम सिक्योरिटी इशू करेंगे तो लोग उसको खरीदेंगे, तो लोगों का पैसा हमारे पास आ गया, परचेजिंग पावर कम हो गई, तो बाकी चीजों की डिमांड अपने आप कम होने लगेगी ना। तो देखो क्या बोल रहा है, बोरोइंग्स रिड्यूसेस मनी इन सर्कुलेशन, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, राइट। और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस कम है, एडी कम है, रिसेशन चल रहा है। अब जब रिसेशन चल रहा है तो लोगों तक पैसा पहुंचाना है, तो जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह गवर्नमेंट के ऑलरेडी इशूड थे उनको वापस से बायबैक कर लो, उनका पेमेंट कर दो। यानी डेट अगर आप रीपे कर देते हो तो मनी सप्लाई बढ़ती है,
डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशन ठीक हो जाता है। समझे? तो तीन चीजें हैं, गवर्नमेंट के लोन्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, जिससे हम इकोनॉमी में ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, इसे ठीक कर सकते हैं। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अब बोल रहा है बजट कैसे यूज हो सकता है। तो बच्चों बजट का मैंने आपको बता ही दिया। तीन प्रकार के बजट होते हैं, बैलेंस्ड जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होती है, सरप्लस जब इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, डेफिसिट जब खर्चे ज्यादा इनकम कम। अब सरकार को खर्चे कब करने चाहिए, डेफिसिट बजट कब बनाना चाहिए? डेफिसिट बजट बनाना चाहिए डिफ्लेशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, जब सब गिरा हुआ है, खर्चा ज्यादा करना है, तब ये वाला बजट बनेगा। और जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसा है, तब ये इकट्ठा करो, पैसा लो, रेवेन्यू बढ़ाओ, सरप्लस बजट बनाओ, तब ये बनता है बच्चों। ठीक है, तो बैलेंस बजट तो बराबर है तो कोई इंपैक्ट नहीं आता एग्रीगेट डिमांड पे। सरप्लस डिमांड को कम कर सकता है क्योंकि उस केस में गवर्नमेंट का खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है। और अगर हम डेफिसिट बजट बनाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। लो जी, बाय एडजस्टिंग द रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, बजट क्या क्या कर सकता है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, ये सब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में पढ़ लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, महंगाई कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में सुधार लाने में मदद करेगा और उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी लेके आएगा। ये पीछे आ गए थे बेटा पॉइंटर्स। बढ़िया सर। अब आया बच्चों फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब चलो ठीक है भाई, तुमने सब बता दिया कि फिस्कल पॉलिसी डिमांड पे इंपैक्ट करता है, बट एक बात बताओ, क्या लॉन्ग रन में फिस्कल पॉलिसी से प्रोड्यूसर्स की सप्लाई पे भी इंपैक्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। भाई अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देने लगे, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के देने लगे, गवर्नमेंट इस तरीके का बजट बनाने लगे जहां पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे बात हो, तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी तो फायदा है ना, तो सप्लाई भी बढ़ सकती है यार, हाँ या ना, है ना? तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स कंट्रोल डिमांड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए सप्लाई पे भी फोकस करो। इकोनॉमी तो तभी काम करेगी ना बेटा जब डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बढ़े। अगर डिमांड तो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई का क्या सर, उसे भी तो बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो बोल रहा है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करें, भाई अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, अच्छे रोड्स बनाएंगे, अब देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही तो है ये, अगर हम अच्छे रोड्स बनाएंगे बिजली पे खर्चा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करेंगे, तो उससे प्राइवेट बिजनेसेस की ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ेगा। प्राइवेट बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे बेटा। सर प्राइवेट बिजनेस बहुत तेजी से क्यों ग्रो करेंगे? भाई देखो बिजनेसेस को ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो जब ये सब होगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पुश आएगा, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, सप्लाई बढ़ेगा, राइट? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से देखो ऐसे सप्लाई बढ़ता है। दूसरा, पब्लिक गुड्स पे खर्चा हो, इसका मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करे, हेल्थ पे खर्चा करे, न्यूट्रिशन पे खर्चा करे, रिसर्च पे खर्चा करे। इससे क्या होगा? बेटर ह्यूमन कैपिटल बनेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव लोग बनेंगे। भाई अगर मैं हेल्दी हूं ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बीमार हूं बेटा, मैं काम कैसे करूंगा, तुम्हारे लिए वीडियोस कैसे बनाऊंगा? अगर मैं बीमार हूं तो दिक्कत हो जाएगी ना मुझे। तो अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना है, सप्लाई बढ़ानी है, तो ह्यूमन कैपिटल का अच्छा होना जरूरी है। सारी मशीनें यही रखी रह जाएंगी अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है। तो सरकार को खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, रिसर्च पे, ताकि ह्यूमन कैपिटल बेटर हो, ज्यादा स्किल्ड हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। और गवर्नमेंट क्या कर सकता है सप्लाई बढ़ाने के लिए? टैक्स पॉलिसी इस तरीके से लेके आए, ऐसे टैक्सेस लाओ जिससे सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़े इकोनॉमी में। सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो वो मल्टीप्लाई होकर कई गुना इनकम बनेगी। फिर डिमांड होगी, डिमांड होगी तो जो प्रोड्यूसर है उस हिसाब से और प्रोडक्शन कर सकता है, उसके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। देखो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? अगर सेविंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उससे ग्रोथ होती है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? अगर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दोगे तो फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ओवरऑल इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो अपने आप डिमांड कम होगी, आउटपुट कम होना पड़ेगा। सिंपल। इनोवेशन बिजनेस को प्रमोट किया जाए, एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाए जहां पे बिजनेसमैन को फायदा दिया जाए, और होता भी है हमारे देश में। भाई अलग अलग जगह बिजनेस के लिए अलग अलग स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ऐसी बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं जहां पे आपको टैक्स में डिडक्शंस मिलते हैं, फायदे मिलते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हो,
है ना, तो इससे सप्लाई पे तो बहुत इंपैक्ट आएगा, राइट। उसके बाद करेक्टिंग मार्केट फेलियर, अगर मार्केट फेलियर होगा जो कोई आपने पीछे पड़ा, उसको सही करने के लिए सब्सिडीज दें टाइम टू टाइम ताकि प्रोडक्शन बढ़े। उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल टैक्सेस जो हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट को प्रोडक्शन कम करना है तो किसी फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस पर एनवायरमेंट टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स लगाएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो अपने आप प्रोडक्शन कम करेंगे। तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्शन को ज़्यादा भी, प्रोडक्शन को कम भी। ठीक है बेटा, हाँ सर। उसके बाद आता है बच्चों हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव, इनइक्वालिटीज को कम करना। मतलब ये तो एक मेन ऑब्जेक्टिव में आता है कि हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच का गैप कम करना, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है। कैसे करा जाए? पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम अमीर उतना कम टैक्स। वही है यहां पे भी देखो, मैनी कंट्रीज फेस राइजिंग इनकम एंड वेल्थ inequality. Fiscal policy is a key tool to promote equity and social justice. सर कैसे? नंबर 1, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है भाई? जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम, जो कमाएगा ही नहीं वो जीरो, है ना। तो देखो बोल रहा है प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। हायर इनकम इंडिविजुअल्स पे लार्जर टैक्सेस, एंश्योर्स फेयर टैक्स बर्डन बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। ठीक है, अब जब सरकार के पास पैसा आएगा तो इस पैसे का क्या करें? जो अमीर पैसा दे रहा है, देखो अमीर से पैसा लो, उसकी इनकम कम होगी, वो पैसा आप गरीब यहाँ है इस पे खर्च करो, इसकी बढ़ेगी, तो गैप कम हो गया ना। पहले इतना गैप है, इससे पैसा लो ये नीचे आएगा, इसको पैसा दो ये ऊपर आएगा, इसके लिए स्कीम बनाओ, गैप कम हो गया, यहाँ स्पेंड करो। कहाँ स्पेंड करो? पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम्स पे, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे, ताकि ये लोग भी पढ़ पाए, इनके बच्चे पढ़ पाए, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, ग्रोथ हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रोड्स वाटर अच्छा करो, इलेक्ट्रिसिटी दो, ट्रांसपोर्टेशन दो, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, राइट। सोशल सिक्योरिटी दो, लोगों को पेंशन बेनिफिट्स दो, सब्सिडाइज्ड इसेंशियल गुड्स दो, जो नेसेसिटीज हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे दो, सस्ते रेट्स पे दो। स्किल डेवलपमेंट करो ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। उसके बाद बच्चों डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, ये तो चलो डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई। अब जीएसटी डिफरेंशियल लगाओ भाई, जो लग्जरी आइटम है उन पे बहुत हैवी लगाओ, जो नेसेसिटीज है उन्हें फ्री करो, है ना। तो देखो बोल रहा है जो लग्जरी आइटम्स हैं यूज्ड बाय रिच उस पे ज्यादा टैक्स लगाओ, इसेंशियल गुड्स जो है वो कम या बिल्कुल फ्री करो टैक्सेस से। ऐसे ही तो गैप कम होगा, इनइक्वालिटी ऐसे ही तो कम होगी, राइट। बढ़िया सर। इसके बाद क्या फिस्कल पॉलिसी के कोई नुकसान भी है? बिल्कुल है बेटा। 4 तरीके के लैग्स हैं, 4 तरीके की कमियां हैं। लैग का मतलब क्या होता है? लैग का मतलब होता है डिले होना। जैसे सपोज वीडियो में ऑडियो वीडियो का गैप हो जाता है ना, कई बार मैं कई बार लाइव क्लास ले रहा होता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर लैग आ रहा है वीडियो में। मैं बोलता हूं बेटा लैग का क्या मतलब ढीली आ रही है वीडियो, स्लो आ रही है, यानी जब होना चाहिए उससे लेट। तो फिस्कल पॉलिसी में भी यही है। क्या क्या लैग्स हैं? नंबर 1, टाइम लैग्स में रिकॉग्निशन लैग। रिकॉग्निशन लैग का मतलब कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में देर हो गई, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अगर रिकॉग्नाइज करा नहीं तो फिर उस पर काम कैसे होगा? तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिकॉग्निशन नहीं हुआ, डिले इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। चलो अब आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमारे यहां डिसीजन भी तो बहुत टाइम में होता है ना, सारे के सारे हाउस पार्लियामेंट में चर्चा होगी, उस पर डिसीजन होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं डिसीजन लैग। टाइम टेकन टू चूज द राइट पॉलिसी। अब चलो डिसीजन भी ले लिया, फिर इंप्लीमेंट पता नहीं कब होगी। तीसरा होता है इंप्लीमेंटेशन लैग, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन पासिंग एंड अप्लाइंग द पॉलिसी। अब सर इंप्लीमेंट भी कर दिया तो फिर उसका इंपैक्ट कब आएगा? क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने बड़ा सर्कल, कितना कुछ है, तो पता नहीं कब इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट लैग। रिजल्ट्स ऑफ पॉलिसी टेक टाइम टू शो इफेक्ट्स। तो ये सारी की सारी जो लैग्स है ना बेटा, ये स्पेशली लिमिटेशंस हैं फिस्कल पॉलिसी में। सर कोई और लिमिटेशन? बिल्कुल, पुअर टाइमिंग, सही समय पे ना लेके आना, ड्यू टू डिलेज पॉलिसीज अप्लाइड टू लेट, एक्सपेंशनरी पॉलिसी जब चाहिए थी तब नहीं आई। तो सही टाइम पे अगर कोई चीज नहीं आई ना तो गड़बड़, राइट। उसके बाद बोल रहा है रिजिडिटी होना गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है बेटा उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, जो मेन चीजें हैं, है ना। जैसे आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो, लेकिन डिफेंस पे, सोशल सिक्योरिटी पे, लार्जर प्रोजेक्ट्स पे अब क्या बोलोगे? डैम बनाते बनाते बीच में भैया बस पैसे खत्म हो गए और नहीं करते हम, या पॉलिसी बदल गई अब डैम छोड़ दो बीच में, नहीं छोड़ सकते ना यार।
करना पड़ेगा उसको कंटिन्यू, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, सम इसेंशियल प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी पोस्टपोन इवन ड्यूरिंग द बजट कट्स। ठीक हो गया। उसके बाद डिसइंसेंटिव्स फ्रॉम फिस्कल मेजर्स। डिसइन्वेंटिव्स का क्या मतलब होता है बच्चों? नाराजगी, नाराजगी भी हो जाती है। सर कैसी नाराजगी? एक बात बताओ, अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो उस केस में बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट करना छोड़ देंगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगी बच्चों। इसी तरीके से बहुत सारी वेलफेयर अगर आपने कर दिया तो लोगों का मोटिवेशन ही नहीं होगा, सब कुछ मुफ्त में मिलने लगेगा तो लोग काम ही नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, बोलेंगे सरकार दे तो रही है क्यों करें। तो कई बार ना ऐसे नुकसान भी हो जाते हैं कि आपने तो अच्छाई करने के लिए सोचा बट अच्छाई की जगह बुराई मिली, तो ऐसा होता है ना। उसके बाद नए नोट छापने से क्या होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होगा? भाई लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जितने ज्यादा नोट उतनी महंगाई, है ना, क्योंकि देखो डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ गई, सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रही, तो महंगाई, इन्फ्लेशन, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। उसके बाद डेट का बर्डन। भाई एक बात बताओ, अभी पीछे भी पढ़ के आए थे हम ये बात कि हमें डेट सस्टेनेबल वे में लेना है, कि आज का डेट आने वाली जनरेशन पे इंपैक्ट ना डाले, लेकिन वो हो रहा है। बोल रहा है हैवी बोरोइंग से प्रेशर बढ़ता है फ्यूचर जनरेशन पे टू रीपे डेट्स। अगर प्रोडक्टिवली डेट नहीं देखा गया तो फिर डेट अनसस्टेनेबल बन जाता है। उसके बाद क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट तो मैंने आपको बता ही दिया। क्राउडिंग आउट क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से प्राइवेट बोरोइंग पे भी इंपैक्ट आता है, लोगों के लिए भी लोन्स महंगे हो जाते हैं तो वो लोन्स नहीं ले पाएंगे, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मुश्किल हो जाएगा बिजनेसेस के लिए बोरो करना। बढ़िया सर। क्राउडिंग आउट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्राउडिंग आउट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग मेकिंग फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव। ठीक है, अब जो पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, ये पूरी कहानी लिखी हुई है। देखो क्या बोल रहा है, इन अ रिसेशन गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, खर्चा करना चाहती है, टैक्सेस को कम करती है, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो ये खर्चा कहां से करें? डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब हुआ? डेफिसिट बजटिंग हो गई, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोल रहा हूं, डेफिसिट बजटिंग होगी, यानी डेफिसिट बजट बना। अब डेफिसिट बजट बना तो पैसा तो चाहिए ना, कहां से आएगा? बोरो करो। टू कवर द डेफिसिट गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। लार्जर गवर्नमेंट बोरोइंग, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ सरकार के लिए ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी महंगी होगी, तो अल्टीमेटली प्राइवेट स्पेंडिंग फॉल होगी, जो बेनिफिट आना था वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्या बात है सर, बढ़िया। इसके इंपैक्ट क्या है? ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट कम हो जाना और इकोनॉमी का स्लो डाउन हो जाना। एक्सेप्शन क्या है? कब ऐसा नहीं होता बच्चों? अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है तो फिर इंपैक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? अब देखो इकोनॉमी में अगर डिमांड ही नहीं है, लोन लेने वाला कोई और है ही नहीं, रिसेशन है, तो गवर्नमेंट ने अगर ले भी लिया तो फिर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, बस खत्म, और तो कुछ है नहीं। देखो बोल रहा है कंक्लूजन में, एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी इसेंशियल होती है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ग्रोथ के लिए और फेयर इनकम के लिए। तो हमें बढ़िया तरीके से एक पॉलिसी बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, बस। बाकी तो मस्त है, और कुछ नहीं है, रीड ओनली है, इसको आप रीड करेंगे, दैट इज इट। और इसी के साथ पूरा चैप्टर नंबर 7 आपका समाप्त। मस्त चल रही है सीरीज तुम्हारे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबके सब मस्त तरीके से, और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।